नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश राणावत। कल वाले अपने ज्योग्राफी के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ रहे थे हम लोग। विस्तार, इसके अंतर्गत हम लोगों ने मात्र इतना ही देखा था, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत भारत की स्थिति और विस्तार को समझने का प्रयास किया। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये हम लोगों के सामने भारत कल हमने बात की थी भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश व भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से हम ई के माध्यम से इसे दर्शाएंगे 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, अर्थात हम एक ही शब्द में कहें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो बड़े अक्षांश में से छोटा अक्षांश घटा देंगे। इससे ये मालूम हो जाएगा कि भारत से होकर कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। भारत से होकर 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश को हम 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में से यदि माइनस करते हैं, बड़े अक्षांश में से छोटा अक्षांश, वैसे बड़ा अक्षांश नीचे है, छोटा अक्षांश ऊपर है, तो ऐसे भी घटा सकते हैं कि 6 में से 4 गए तो 2 अक्षांश, और यहाँ पे आगे चलते हैं 8 जाए 37 में से 8 जाएंगे तो 29 बचेंगे। भाई कितने बचेंगे? 29। अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 अंश माना जाता है। वैसे ही भारत का देशांतरीय विस्तार की यदि बात की जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। 97 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। यहाँ भी यदि एक ही शब्द में नाम लिया जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो भारत का देशांतरीय विस्तार ज्ञात करने के लिए हम बड़े देशांतर में से छोटा देशांतर घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ 97 25 में से 68 7 देशांतर यदि घटाया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 29 18 देशांतर 29 18, अर्थात भारत का देशांतरीय विस्तार, या हम यूँ कह सकते हैं कि भारत से होकर कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? 29 18। या यदि अक्षांश रेखाओं में बात की जाए तो भारत से एक प्रधान अक्षांश गुजरता है, प्रधान अक्षांश गुजरता है जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हुए हम ये देखते हैं कि ये प्रधान अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत यदि देखा जाए तो भारत से होकर एक प्रधान देशांतर रेखा भी गुजरती है, जिसे 83.5 डिग्री
डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में यहाँ से होकर गुजरता है नैनी इलाहाबाद से। ये मिर्ज़ापुर शहर के अंतर्गत आता है, मिर्ज़ापुर शहर यूपी के अंतर्गत है। इसे भारत का मानक समय कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 82.5 डिग्री 30 अंक। ये भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय यूपी उत्तर प्रदेश से एमपी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ इधर बात करते हैं हम लोग उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, आंध्र प्रदेश से। अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। बंदो, ये उत्तर से दक्षिण तक क्रमशः रेखा है। पहले राज्य को जिसे स्पर्श करेगी वो उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे हम इस कर्क रेखा की ओर बात कर लेते हैं, इसे यही देख लेते हैं। सबसे पहले जो राज्य आएगा वो आएगा गुजरात, फिर राजस्थान से आगे चलेंगे तो एमपी, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। आगे चलेंगे तो झारखंड, यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के साथ साथ यदि बात की जाए तो मेघालय, और मेघालय से यदि आगे बात की जाए तो मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक हम लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार को समझने का प्रयास किया है। उस स्थिति और विस्तार के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत संपूर्ण विश्व में अपनी क्या स्थिति रखता है। ये कर्क रेखा और वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत वही 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। भारत की हम स्थिति पूरे विश्व के संदर्भ में यदि देखते हैं तो विश्व के संदर्भ में पाते हैं कि भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि देखा जाए तो भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। कल हमने बात की थी कि पूरे विश्व का क्षेत्रफल यदि लगभग 51 करोड़ वर्ग किमी माना जाता है तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.47% है। और भारत में विश्व की 17.5% आबादी निवास करती है। कल बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश माना जाता है। पहला बड़ा देश चीन बताया था कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, जिसे USSR रसिया कहते हैं। यहाँ इनको देखने के बाद में हम लोग बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी माना जाता है। बात करते हैं हम भारत के आकार की
तो भारत का आकार जैसा कि आप लोग देख रहे हो चतुष्कोणीय माना जाता है। भारत का आकार चतुष्कोणीय माना जाता है। एक भूगोलवेता स्ट्रैबो भारत का आकार पतंगाकार मानते हैं। पतंगाकार मानते हैं। कैसा मानते हैं? पतंगाकार। यदि भारत के प्राचीन परिचय की बात की जाए, प्राचीन परिचय की, तो भारत का प्राचीन परिचय ऐसे हैं कि प्रारंभिक स्थिति के अंतर्गत भारत को पूर्ण रूप से प्राचीन समय में व्रत कहा जाता था। आर्यों की भूमि होने के कारण भारत को आर्या व्रत कहा गया। आर्याव्रत, ब्रह्मव्रत ऋग्वेदों के अंतर्गत और वेदों में से ब्रह्मव्रत आर्याव्रत कहा गया। ये जो भारत है, इस भारत को यूनानी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम दिया। हिंदुस्तान नाम दिया। ब्रिटिश काल के अंतर्गत इसे ब्रिटिश भारत कहा गया। अलग अलग समय के अंतर्गत अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नाम दिया। 16वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी की यदि बात की जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे और इसमें मूल रूप से 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद। भारत जैसा आज हमें वर्तमान में दिखाई देता है, प्रारंभिक स्थिति में भारत ऐसा नहीं था। प्रारंभिक स्थिति के अंतर्गत यदि बात की जाए तो भारत में ये जो आज आप लोगों का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान भी 14 अगस्त सन 1947 से पूर्व भारत का ही अंग माना जा रहा था। ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये भी भारत का ही हिस्सा था। ये बांग्लादेश जिसे आज हम अलग देश के नाम से जानते हैं, ये भी कभी भारत का ही अंग हुआ करता था। इसे आगे ले चलेंगे मुहिम को। पहले आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो देखते हैं ये भारत और भारत की स्थिति हम लोगों ने पूरे विश्व के संदर्भ में देखी है। उस विश्व संदर्भ में देखने के बाद में हम लोग इस भारत की स्थिति को एशिया के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो भारत है वो भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक मुख्य देश माना जा सकता है। ये भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया का दक्षिणी पूर्वी एशिया का मुख्य देश माना जाता है। यदि एशिया के संदर्भ में हम देखें तो एशिया के संदर्भ में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश माना जाता है। जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश R फॉर रूस, K फॉर कनाडा, कल देखा था हम लोगों ने, C फॉर चाइना, U फॉर USA और B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया और I फॉर इंडिया। अर्थात ये रसिया जो रूस है ये यूरोप महाद्वीप में ज़्यादा फैला है, बल्कि में एशिया महाद्वीप में इसका कम विस्तार पाया जाता है। दूसरा कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका में आता है। चीन एशिया में आता है। USA उत्तरी अमेरिका में। B फॉर ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है और ये एक देश भी है। बंधु आप लोग काफ़ी पढ़ते हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के रूप में पढ़ाया जाता है। आप लोग देखोगे NCERT 12th की किताब के अंतर्गत कि ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप तो ओशिनिया है। बाद में बात करेंगे उसकी। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिणी एशिया का दूसरा बड़ा देश माना जाता है। अब भारत की स्थिति हम पड़ोसी देशों के संदर्भ में और स्थिति और विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो भारत है, इस भारत के लगभग मध्य से गुजर जाती है ये कर्क रेखा। इसे 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग भारत के मध्य से गुजर जाती है। ऊपर वाला जो भारत है उसे उत्तरी भारत और नीचे वाले भारत को दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाता है। इस भारत के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस मानचित्र में सबसे नीचे हिंद महासागर है और हिंद महासागर से भी नीचे देखा जाए तो एक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा के नाम से हम पढ़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हमने बताया था भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे व्रत भी कहा जा सकता है और इसे बंधो विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से दक्षिणी भारत के बीच की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर, अर्थात 876 किमी की दूरी है। दक्षिणी भारत और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है, जिसमें ये दक्षिणी भारत को स्पर्श करेगी। हिंद महासागर को दो भागों में बांट देता है ये भारत की प्रायद्वीप की स्थिति। पहले बात करते हैं प्रायद्वीप होता क्या है। प्रायद्वीप भूमि का, भूभाग का, भूमि लिख देता हूं, ये लो, भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से या जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। ऐसे ही देख लेते हैं, पास में जब नाम ही ले दिया तो द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। मेरे पास बोर्ड पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं लिखता जाऊंगा, साथ में मिटाता जाऊंगा, आप लोग जैसे मौका मिले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हिंद महासागर को दो भागों में बांटेगा ये प्रायद्वीप की स्थिति। यहाँ आप लोग देखते हो बंगाल की खाड़ी और यहाँ देखते हो अरब सागर। बात करते हैं हम लोग कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होते ही भारत के अंतर्गत आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। बाद में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। जब भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ तो पूरे भारत के अंतर्गत 565 रियासतें थी और रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई, जिसे आप लोग भारत के इतिहास में लौह पुरुष के नाम से जानते हो। इन रियासतों के एकीकरण का दौर चला, हमें दौर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस मानचित्र के अंतर्गत इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को छापना है, समझना है उनको। पहले हम लोग 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को समझने का प्रयास करेंगे, फिर बाद में प्रशासनिक दृष्टि से कौन से राज्य का कब गठन किया गया इसे भी हम लोग समझेंगे। तो भारत में 565 रियासतें थी। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन भी हुआ। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को बताता हूँ। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के बाद में चंडीगढ़, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। 6 अगस्त 2019 को भारत के राज्य जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया और विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। धारा 370 का
उल्लंघन करके 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग आगे जो केंद्र शासित प्रदेश है ये दमन, दीव, दादर, नगर हवेली और अरब सागर में ही है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ देखते हैं यहाँ एक है पुडुचेरी, नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 जम्मू कश्मीर, नंबर 4 लद्दाख। अब दमन दीव का एकीकरण करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 5 लक्षद्वीप, 6, 7 देखेंगे पुडुचेरी और 8 देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये जहाँ जहाँ स्थित है वही वही इनकी स्थिति है। ये एकमात्र पुडुचेरी है जिसका विस्तार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग 3 टुकड़ों में पाया जाता है। मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, चाहो तो आप लोग इन केंद्र शासित प्रदेशों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश हमने देखे, एक एक चीज बारी बारी से देखेंगे, बिल्कुल बारीक। ये देखो भारत ऐसा ही था कुछ, अभी भी है। ये वही कर्क रेखा अभी बताया मैंने आप लोगों को। यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, भारत के अंतर्गत अरब सागर से आगे चलते हुए देखेंगे यहाँ भारत का पहला पड़ोसी देश है। जैसे यहाँ लिखे हैं भारत के प्रमुख पड़ोसी देश। भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों को देखेंगे। पहले हम देखेंगे 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, यानी कि भारत विभाजन का परिणाम। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा बनाई गई। ब्रिटेन का एक वकील और वकील था सर सीरियल रेडक्लिफ। इस सर सीरियल रेडक्लिफ के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और ये जो सीमा रेखा है सर सीरियल रेडक्लिफ के नाम पर ही इस सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रखा गया। ये रेडक्लिफ सीमा रेखा 3310 किलोमीटर लंबी है जो भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। एक और राज्य यहाँ आगे स्पर्श होगा जिसे लद्दाख भी कहेंगे, अब 5 राज्यों से करेगी। आगे पड़ोसी देश देखेंगे अफगानिस्तान और जो अफगानिस्तान है वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मानी जाती है। भारत के साथ जो सीमा रेखा का विस्तार होगा उसका निर्धारण 1896 में किया गया और नाम था डोरंड सीमा रेखा। अफगानिस्तान और सीमा रेखा का विस्तार किया 81 किमी की सीमा रेखा। अगला जो पड़ोसी देश है वो है चीन और भारत के बीच जिस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया वो 1914 में बनाई गई सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। इसीलिए इस सीमा रेखा को नाम दिया गया मैकमोहन
सीमा रेखा, ये मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच 3917 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। ये चीन तिब्बत के पठार में बसा है। आगे पड़ोसी देश देखेंगे हम लोग। यहाँ देख लो आप लोग, नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और नेपाल 1752 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण भारत के साथ करता है। यहाँ 587 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है भूटान, और भूटान की राजधानी है थिम्पू। यहाँ पड़ोसी देश है म्यांमार, 1458 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। यहाँ पड़ोसी देश है बांग्लादेश, देश 4, बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो ढाका 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा रेखा का निर्धारण करेगा बांग्लादेश। सबसे कम सीमा रेखा जो बनाता है वो अफगानिस्तान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की बात की जाए तो ये 15,200 किलोमीटर की सीमा रेखा है जो 7 पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है। भारत की जलीय सीमा रेखा का विस्तार करने वाले देशों में एक श्रीलंका आता है। श्रीलंका के बाद में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग तो मालदीव, ये एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश माना जाता है। ये भारत के पड़ोसी देश है। और भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो यहाँ से प्रारंभ हुई थी 15,200 किलोमीटर की, इसकी यहाँ तक देख रहे हो बंदो आप लोग, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बल्कि में यहाँ एक राज्य है गुजरात, गुजरात से वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल तक इसकी स्थलीय सीमा रेखा का विस्तार है 15,200 किलोमीटर। यहाँ गुजरात से लेकर भारत की मुख्य तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किमी मानी जाती है, जो भारत के 9 राज्यों को स्पर्श करती है। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों की तटीय सीमा रेखा की लंबाई भी यदि शामिल कर दी जाए तो भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर मानी जाती है। इस 7,516.6 किलोमीटर की सीमा रेखा पर भारत के मुख्य तौर पर 13 पतन और गौण रूप से 200 पतन स्थित हैं। आगे आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग। अब भारत की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम लोगों ने पड़ोसी देश देखे। पड़ोसी देशों के बाद में हम लोग भारत को और भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम भारत में 28 राज्यों को देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और किसके साथ अपनी सीमा रेखा का विस्तार करेगा। ये भारत और भारत के अंतर्गत ये कर्क रेखा, हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश भी देखे, हमने पड़ोसी देश भी देखे और पड़ोसी देश के साथ सीमा रेखा भी देखी। और सीमा रेखा के बाद में अब हम भारत के 28 राज्य देखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। यदि लगातार आप लोग यहाँ बने रहते हो तो आप लोग इन्हें थोड़े ही समय में सीख जाओगे। सबसे पहले यदि इस भारत के अंतर्गत यहाँ देखें तो पहला राज्य जो आता है वो गुजरात। गुजरात से आगे चलेंगे तो राजस्थान, राजस्थान से आगे चलेंगे तो पंजाब, पंजाब से आगे चलेंगे तो जो राज्य आएगा वो आएगा JK, जम्मू एंड कश्मीर।
6 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने धारा 370 का उल्लंघन करते हुए आज जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। जो 1947 से नहीं हो पाया, बहुमत की सरकार ने 370 का उल्लंघन करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। जम्मू कश्मीर के नीचे चलेंगे तो राज्य आएगा HP, हिमाचल प्रदेश। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे चलेंगे तो उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, प्रारंभिक नाम उत्तरांचल था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के नीचे चलेंगे तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आगे चलेंगे तो बिहार। बिहार से आगे चलेंगे तो पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल से थोड़ा ऊपर चलेंगे हम लोग तो यहाँ ठोडी में आप लोगों को सिक्किम। सिक्किम से नीचे चलेंगे तो असम। असम से आगे चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे चलेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बोलो कौन सा रम? मिजोरम। मिजोरम से आगे चलेंगे तो त्रिपुरा। त्रिपुरा से आगे चलेंगे तो मेघालय। और मेघालय से वापस चलेंगे तो सीमा रेखाएं मिलेगी पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल से नीचे चलेंगे तो उड़ीसा। उड़ीसा से नीचे चलेंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से नीचे चलेंगे तो तमिलनाडु। फिर वापस गुजरात आ जाएंगे। कहते हैं कि गुजरात के आगे महाराष्ट्र एक समय था। जब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक हुआ करते थे, 1960 में भारत के 2 राज्य बने। गुजरात उस प्रदेश को बनाया गया जहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है, और महाराष्ट्र उस प्रदेश को बनाया गया जहाँ मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात महाराष्ट्र के नीचे चलेंगे तो गोवा। गोवा से नीचे चलेंगे तो कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे चलेंगे तो केरल। ये भारत के सीमावर्ती राज्य, भारत के वो राज्य अब जो किसी के साथ सीमा रेखा का विस्तार नहीं करते। पंजाब का पड़ोसी है हरियाणा। गुजरात का और राजस्थान का है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ आगे छत्तीसगढ़। बिहार से अलग हुआ झारखंड। और आगे चलते हैं तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को तेलंगाना। ये भारत के 28 राज्य हो जाते हैं जम्मू कश्मीर को करते हुए। कहते हैं कि तेलंगाना बन जाने के बाद तो 29 हो जाते हैं, लेकिन इसका जब विघटन कर दिया गया तो ये जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल चुका है। इस प्रकार से भारत में 28 ही राज्य हो जाते हैं। एक बार और बोलते हैं गुजरात और गुजरात की राजधानी यदि देखा जाए तो गांधीनगर। राजस्थान की देखा जाए तो जयपुर। पंजाब और हरियाणा दोनों की चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की शिमला। उत्तराखंड की देहरादून। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। बिहार की पटना। आगे देखते हैं पश्चिमी बंगाल की कोलकाता। बड़ा ऐतिहासिक नगर है कोलकाता। सिक्किम की गंगटोक। असम की दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। नागालैंड की
कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजॉल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलांग। देखते रहो आप लोग लगातार। मेघालय से आगे चलेंगे तो वही पश्चिमी बंगाल, यहाँ देखेंगे उड़ीसा की भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तमिलनाडु की चेन्नई, पुराना नाम इसका मद्रास माना जाता है, केरल की तिरुअनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, गोवा की पणजी, महाराष्ट्र की मुंबई और गुजरात की गांधीनगर। मध्य प्रदेश की देखोगे तो भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर और झारखंड की रांची, तेलंगाना की हैदराबाद। ये भारत के 28 राज्य और 28 राज्यों की राजधानी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।